साल 2021 म्यांमार, साल 2022 श्रीलंका, साल 2024 बांग्लादेश, साल 2025 नेपाल और इंडोनेशिया और अब भारत। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पिछले कुछ वर्षों में एक नया पैटर्न दिखाई दे रहा है। अचानक जनता बहुत जागरूक हो गई है। जनता नहीं, जेन ज़ी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, इंस्टाग्राम कम्युनिटीज के जरिए, टेलीग्राम नैरेटिव्स के जरिए और शॉर्ट वीडियो रेवोल्यूशन के जरिए हर जगह एक ही भाषा सुनाई देती है। सिस्टम बदल दो, एस्टेब्लिशमेंट गिरा दो, रेवोल्यूशन ला दो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर देश में रेवोल्यूशन का टेम्पलेट लगभग एक जैसा ही दिखाई देता है। पहले डिजिटल एंगर बिल्ड होता है और फिर मीम्स कल्चर आता है, फिर विक्टिमहुड नैरेटिव, फिर इमोशनल मोबिलाइजेशन और उसके बाद यूथ अपराइजिंग। ये ग्लोबल हेडलाइन तैयार हो जाती है। लेकिन बेचारी भारत की जनता, भारत का जेन ज़ी शायद अभी पूरी तरह से समझदार नहीं हुआ है। इसलिए कोशिशें लगातार जारी हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज के जरिए, एनजीओ इकोसिस्टम के जरिए, डिजिटल कम्युनिटीज के जरिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब नैरेटिव्स के जरिए कि किस तरह से भारत का युवा भी परमानेंट आउटरीच मोड में आ जाए। नमस्कार, मैं हूं पूनम अकोलिया और आप देख रहे हैं उत्तरांचल दी। जरा एक शब्द को समझ लेते हैं, जेन ज़ी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर हर दूसरी बहस में यही शब्द उछाला जा रहा है। कहीं कहा जाता है कि जेन ज़ी बदल रही है देश की राजनीति, कहीं कहा जाता है कि जेन ज़ी ट्रेडिशनल सोच से बाहर निकल चुकी है और कहीं इसे पूरी तरह से इंटरनेट जनरेशन घोषित कर दिया गया है। लेकिन सवाल है, क्या भारत को अमेरिका के चश्मे से समझा जा सकता है? बेबी बूमर्स, मिलेनियल्स, जेन ज़ी, जेन अल्फा, ये सारे शब्द असल में पश्चिमी समाज की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से निकले हुए क्लासिफिकेशंस हैं। अमेरिका जैसे देशों में लाइफस्टाइल, एजुकेशन सिस्टम, फैमिली स्ट्रक्चर और एक्सपोजर काफी हद तक एक समान होता है। इसलिए वहां किसी जनरेशन को ब्रॉडली डिफाइन करना शायद आसान हो सकता है। लेकिन भारत सिर्फ एक कंट्री नहीं, अपने आप में कई देशों जैसा डाइवर्सिटी वाला सिविलाइजेशन स्पेस है। यहाँ दिल्ली का एक 22 साल का युवा उत्तराखंड, बिहार, नागालैंड, तमिलनाडु या किसी छोटे कस्बे में रहने वाले उसी उम्र के युवा से बिल्कुल अलग जीवन जी रहा है। किसी के लिए जेन ज़ी का मतलब स्टार्टअप कल्चर और डेटिंग एप्स है, तो किसी के लिए वही उम्र फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सरकारी नौकरी की तैयारी और रोजगार की चिंता है। यानी भारत में जेन ज़ी को एक ही टेम्पलेट में फिट कर देना शायद भारत को बहुत सतही तरीके से समझना होगा। हम सब ने देखा है कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन देशों में हुए आंदोलनों को बार बार जेन ज़ी अपराइजिंग कहा गया। ऐसा नैरेटिव बनाया गया मानो साउथ एशिया में गवर्नमेंट्स अब इलेक्शन से नहीं, इंस्टाग्राम एनर्जी से तय होंगी। लेकिन जरा मैप खोलकर देखिए, नेपाल का आकार देखिए, श्रीलंका कितना बड़ा है, बांग्लादेश का जियोग्राफिकल स्प्रेड कितना है। भारत के कई राज्यों के मुकाबले ये देश बहुत बहुत छोटे हैं। ऐसी जगहों पर सोशल मीडिया नैरेटिव बहुत तेजी से नेशनल वेव बन सकता है। एक हैशटैग, एक वायरल क्लिप, एक इमोशनल इशू, और देखते ही देखते पूरा देश उसी नैरेटिव में बहने लगता है। लेकिन भारत में किसान आंदोलन भी पूरे देश का मूवमेंट नहीं बन पाया। उत्तर भारत के कुछ राज्यों तक ही वो आंदोलन सीमित रह गया था। महाराष्ट्र, दक्षिण भारत या नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से उससे उसी इंटेंसिटी से कनेक्ट नहीं कर पाए। लद्दाख के किसी हिस्से में कुछ युवा प्रदर्शन कर दें या किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में आग लगा दें तो उसकी राजनीतिक आंच कई बार दिल्ली से आगे नहीं बढ़ पाती है। क्योंकि भारत एक नेशन स्टेट नहीं है, एक सिविलाइजेशन स्केल सोसाइटी है। 140 करोड़ लोगों वाला ऐसा देश जहां हर 500 किलोमीटर पर सोशल रियलिटीज बदल जाती हैं। यही वजह है कि भारत में वन टेम्पलेट रेवोल्यूशन चलाना आसान नहीं है। और दूसरी बात भी समझिए, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की ग्राउंड रियलिटीज अलग थी। श्रीलंका इकोनॉमिक कोलैप्स से जूझ रहा था, फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके थे, फ्यूल क्राइसिस वहां था।
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। नेपाल में मोनार्की से डेमोक्रेसी की ट्रांजिशन के बाद लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। संविधान बनाने तक में वर्षों लग गए नेपाल को। बांग्लादेश भी लंबे समय से इकोनॉमिक प्रेशर और पॉलिटिकल पोलराइजेशन झेल रहा था, यानी वहां जनता के अंदर वास्तविक फ्रस्ट्रेशन मौजूद थे। लेकिन भारत की स्थिति वैसी नहीं है, और जिन देशों में इमोशनल अपराइजिंग हुए वहां इन्फ्लेशन, इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल वैक्यूम पीछे छूट जाते हैं। म्यांमार आज भी अस्थिर है, श्रीलंका अब भी रिकवरी मोड में है, बांग्लादेश में भी हालात कुछ वैसे ही हैं। नेपाल पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स का दौर झेल रहा है, भारत लगातार निशाने पर है, और अब कॉकरोच जनता पार्टी भी एक फ्रेश यूनिवर्सिटी लेकर आ गई है, एक नया पाठ पढ़ाने के लिए, एक नया सिलेबस लेकर। और सिलेबस कितना पॉपुलर हो रहा है वो फॉलोअर्स की संख्या देखकर समझा जा सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अमेरिका में एआई की बात हो रही है और भारत में हिंदू मुस्लिम। होल्ड ऑन, गजब का करिकुलम है भाई। एक ही सेंटेंस में न्यू जेन टेक्स रेवोल्यूशन भी एड्रेस कर दिया और तुष्टीकरण की राजनीति को भी इनडायरेक्टली इंटेलेक्चुअल सर्टिफिकेट दे दिया। मतलब कोर्स स्ट्रक्चर बड़ा एडवांस है। अगर उद्देश्य केवल टेक्नोलॉजी अवेयरनेस होता तो बात अलग थी, लेकिन अगर साथ में विक्टिमहुड पॉलिटिक्स और एंगर मोबिलाइजेशन भी सर्व करनी हो तो फिर ऐसा कॉम्बो पैकेज बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सत्ता को अस्थिर करना हो तो इमोशनल नैरेटिव सबसे पहला चैप्टर होता है। इस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इस समय मौजूदा समय में पूरे विश्व में कुछ एक सी ही कहानी चल रही है। फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, बल्गेरिया और भी कई देश हैं जो कट्टरपंथी इस्लाम और रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट को रोकने के लिए सख्त कानून बना चुके हैं। लंदन की सड़कों पर आजकल क्या चल रहा है ये सबको पता है। पेरिस में इस समय क्या डिबेट्स चल रही हैं इससे हर कोई वाकिफ है। जर्मनी माइग्रेशन क्राइसिस को लेकर कितना पॉलिटिकली डिवाइडेड है ये शायद दीपके जी की रिसर्च फाइल में अभी अपलोड नहीं हुआ है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे हिंदू राष्ट्र नहीं हैं, लेकिन वहां नेशनल सिक्योरिटी, रेडिकलाइजेशन और अनकंट्रोल्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर ओपनली डिबेट हो रही है। और अब आते हैं एआई पर, तो थोड़े नंबर्स हम भी देख लेते हैं। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से ज्यादा एलोकेट किए हैं। 38,000 जीपीयू डिप्लॉय किए जा रहे हैं। 2035 तक एआई अकेले भारत की इकोनॉमी में लगभग $1.7 ट्रिलियन जोड़ेगा। अब टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML की पार्टनरशिप भी हो रही है। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, PLI स्कीम्स चल रही हैं, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, AI स्टार्टअप्स तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो दीपके जी, थोड़ी रिसर्च शायद आपकी वीक पड़ गई है, क्योंकि भारत में जैसा आपने कहा हिंदू मुस्लिम ही नहीं चल रहा है, AI भी चल रहा है, सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी भी चल रही है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट भी हो रहे हैं। देश में कुछ नहीं हो रहा है, युवा बर्बाद है, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। ठीक है, सवाल उठाइए, लेकिन नंबर भी देखिए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, वहां अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 4.3% है। करीब 7.4 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हैं। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 5.2% के आसपास है। ब्राजील का 6% है, चाइना का लगभग 5.1%। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में प्रॉब्लम्स नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन नैरेटिव ऐसा बनाया जा रहा है जैसे भारत पूरी तरह से कोलैप्स मोड में हो, जबकि दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक के अनुसार पिछले 11 सालों में लगभग 26.9 करोड़ लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं। अकेले हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहां पर लगभग 7.6 करोड़ रोजगार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में सपोर्ट कर रहे हैं। 2036 तक लाखों नई जॉब्स क्रिएट होने की संभावना इस सेक्टर में जताई जा रही है। इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया में टॉप 3 देशों में है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स भारत में हैं और सबसे मजेदार बात जानते हैं,
जिस अमेरिका की गोद में बैठकर कुछ लोग भारत को लेक्चर दे रहे हैं, वही अमेरिका खुद डेब्ट क्राइसिस, सोशल फ्रेगमेंटेशन, माइग्रेशन प्रेशर और पॉलिटिकल पोलराइजेशन से जूझ रहा है। मागा मूवमेंट क्यों आया? डोनाल्ड ट्रंप बार बार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेवलप्ड नेशन भी इंटरनल क्राइसिस फेस इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन वहां का जेनजी शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला नहीं कहलाता। सवाल उठना गलत नहीं है, सरकार की आलोचना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अगर हर समस्या का समाधान सिर्फ क्योस क्रिएट करना होगा, हर युवा को परमानेंट एंगर मोड में रखा जाना होगा और हर इंस्टीट्यूशन को विलन बना देना होगा, तो फिर वो एक्टिविज्म कम, एल्गोरिदम ज्यादा लगता है। भारत परफेक्ट नहीं है, समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, असमानता है, लेकिन भारत म्यांमार नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है, बांग्लादेश नहीं है। भारत 140 करोड़ लोगों का सिविलाइजेशन स्टेट है। यहाँ रिवॉल्यूशन हैशटैग से नहीं, धीरे धीरे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से आते हैं। और शायद इसी बात को समझना आज के युवा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नमस्कार।